हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर संतोष है और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक होम्योस्टैसिस। सबसे पहले हम होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन को पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो होम्योस्टैसिस को कैसे डिफाइन किया गया है? मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट कंडीशंस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले हमें दो टर्म्स हमें पता होना चाहिए। एक इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है और कंडीशंस क्या है। देखिए, एनवायरनमेंट दो टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सबसे पहले बात करेंगे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। किसको बोलेंगे? तो एनवायरनमेंट जो ह्यूमन बॉडी के बाहर प्रेजेंट है और ह्यूमन बॉडी की सराउंडिंग में प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और कौन कौन सी चीज़ मिलके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बनाते हैं? जितना भी जो लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है और चीज़ें हैं ह्यूमन बॉडी की सराउंडिंग में, वो सारे मिल के क्या बनाता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें इंटरनल एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम इंटरनल एनवायरनमेंट। और कौन बनाता है इंटरनल एनवायरनमेंट? ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज होता हो। तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसमें से कुछ का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड ग्लूकोज लेवल। एक क्या है? हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर में प्रेजेंट वेरिएबल्स है। इसके अलावा भी बहुत सारा वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, और इन सारे वेरिएबल्स का अपना एक नॉर्मल रेंज होता है। जैसे अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो रेस्टिंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 100 से 140 mmHg। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 60 to 90 mmHg। रेस्टिंग हार्ट रेट होता है 60 to 90 बीट्स पर मिनट। इसी तरह से बाकी जितना भी ह्यूमन बॉडी के अंदर वेरिएबल है, सबका एक नॉर्मल रेंज है, और ये सारे वेरिएबल्स अपने नॉर्मल रेंज में वैरी करता रहता है। जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से 140 के बीच में वैरी करता रहेगा। ऐसे ही बाकी जितना भी वेरिएबल्स है सब के सब अपने नॉर्मल रेंज में वैरी करता रहता है। इसलिए इन सबको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और वेरिएबल का दूसरा नाम है कंडीशन। और ये सारे वेरिएबल मिलके क्या बनाता है? इंटरनल एनवायरनमेंट। अब चलिए हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। ह्यूमन बॉडी की अंदर जो एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट, उसमें बहुत सारे वेरिएबल और कंडीशंस प्रेजेंट होते हैं, और इन सब वेरिएबल और कंडीशंस को नियरली कांस्टेंट मेंटेन रखना, मतलब इन सारे वेरिएबल और कंडीशंस को अपने नॉर्मल रेंज में मेंटेन रखने को ही बोलते हैं हम होम्योस्टैसिस। अब देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितना भी वेरिएबल है वो सब मिलके बनाता है इंटरनल एनवायरनमेंट। लेकिन मोस्ट कॉमनली ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। इस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को मोस्ट कॉमनली इंटरनल एनवायरनमेंट बोला जाता है। मोस्ट कॉमनली बोला जाता है, इसी को सिर्फ नहीं बोला जाता है। मतलब सारे वेरिएबल मिलके इंटरनल एनवायरनमेंट बनाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम इंटरनल एनवायरनमेंट। तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है क्या और इसको मोस्ट कॉमनली इंटरनल एनवायरनमेंट क्यों बोला जाता है, इसके बारे में हम आने वाले स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे और उसके बारे में हम समझेंगे। तो इन सब चीज़ों को समझने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी किस चीज़ से मिलकर बना है। ह्यूमन बॉडी एक्चुअली सेल से मिलकर बना होता है। तो ह्यूमन बॉडी कितने सेल से मिलकर बना है? 100 ट्रिलियन सेल से मिलकर बना है। और ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू। 4 टाइप्स के टिश्यूज ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं: कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, देन नर्वस टिश्यू। और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या है? ग्रुप ऑफ टिश्यू मतलब एक से ज़्यादा टिश्यू मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसमें से कुछ का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जैसे हार्ट, किडनी, लंग। क्या है? एग्जांपल है किसका? जो ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसका। और उसमें इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं।
और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मतलब एक से ज़्यादा ऑर्गन मिलके क्या बनाता है, सिस्टम्स बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी में 11 सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और 11 सिस्टम मिलके क्या बनाता है, ह्यूमन बॉडी और एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो अभी तक हमें क्या देखा कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो टिश्यूज लेवल से लेकर सिस्टम लेवल तक किस चीज़ से मिलके बना है, सेल से मिलके बना है, या फिर होल ह्यूमन बॉडी किससे मिलके बना है, सेल से मिलके बना है। इसीलिए सेल को कैसे डिफाइन किया गया है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बॉडी। तो हमने अभी तक क्या देखा कि जो ह्यूमन बॉडी है वो सारे के सारे ह्यूमन बॉडी किस चीज़ से मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। और ह्यूमन बॉडी हेल्दी कब रहेगा, जब तक सेल नॉर्मल फंक्शन करेगा तब तक ह्यूमन बॉडी हेल्दी रहेगा। और सेल जब अब नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देगा तो ह्यूमन बॉडी भी क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल फंक्शन और हेल्दी नहीं रह जाएगा। तो ये जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट है वो कब तक नॉर्मली फंक्शंस करेगा, जब तक सेल के सराउंडिंग में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें जब तक कंस्टिट्यूएंट्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का अपने नॉर्मल रेंज में रहेंगे तो ह्यूमन बॉडी के जितना भी सेल है वो नॉर्मल फंक्शन करेंगे, ह्यूमन बॉडी हेल्दी रहेगा। और कंस्टिट्यूएंट्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का अगर अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा या कम होता है तो ये सारे के सारे सेल अब नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देंगे और ह्यूमन बॉडी हेल्दी नहीं रह जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अब है क्या, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है क्या, उसको समझने से पहले हमें ह्यूमन बॉडी कंपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। तो ह्यूमन बॉडी एक्चुअली दो चीज़ से मिलकर बना है, एक सॉलिड और दूसरा फ्लूइड से। अगर सॉलिड की बात करें तो ह्यूमन बॉडी की 1/3 सॉलिड से मिलकर बना होता है। ह्यूमन बॉडी की होल मास की 1/3 सॉलिड्स होते हैं और ह्यूमन बॉडी की होल मास की 2/3 फ्लूइड होते हैं। अगर एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की बात करें जिसका वज़न 70 kg है तो इसमें से 70 kg में से 40 लीटर्स वाटर होंगे और 30 kg सॉलिड्स होंगे। अभी जो 40 लीटर्स वाटर है उसको क्या बोलते हैं हम, बॉडी फ्लूइड। ये जो बॉडी फ्लूइड्स है दो टाइप्स के होते हैं, एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड, दूसरा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड किसको बोलेंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब वो फ्लूइड जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। और ये कितना होता है, होल बॉडी फ्लूइड का 2/3। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब वो बॉडी फ्लूइड जो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। और कितना होता है, सिर्फ होल बॉडी फ्लूइड का 1/3। अभी जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है इसको एक्चुअली डिफरेंट नेम दिया गया है डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो हमारा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है ह्यूमन बॉडी की कौन सी पार्ट में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में प्रेजेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब सेल के बीच में जो स्पेस है जिसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। अगर इस स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स जो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, जो लिम्फेटिक वेसल में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं लिम्फ। इसी हिसाब से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को डिफरेंट नेम दिया गया है किसके बेसिस पे कि ये जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है वो ह्यूमन बॉडी की कौन सी पार्ट में प्रेजेंट है। अब इन सारे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में से कौन सा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड सेल को सराउंड करता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कौन कौन सा कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होता है, ये सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारे कंस्टिट्यूएंट्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अलावा हमारे बॉडी में जितना भी अदर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स है ऑलमोस्ट सारे में सारे कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सारे कंस्टिट्यूएंट्स देखो कौन कौन सा है, इसमें जो एग्जाम्पल दिया है कंस्टिट्यूएंट्स का वो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम, ग्लूकोज। ये सारे क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स है और सारे कंस्टिट्यूएंट्स का अपना एक नॉर्मल रेंज है। जैसे हम बात करें ग्लूकोज की तो इसका नॉर्मल रेंज कितना है, 75 से 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर बात करें हम सोडियम की तो इसका नॉर्मल रेंज कितना है, 138 टू 146 मिलीमोल पर लीटर। अगर बात करें हम ऑक्सीजन की तो इसका नॉर्मल रेंज है 35 टू 45 mmHg पार्शियल प्रेशर इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो जितना भी कंस्टिट्यूएंट्स है सबका अपना नॉर्मल रेंज है। और जब तक ये सारे कंस्टिट्यूएंट्स
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट नॉर्मल रेंज में प्रेजेंट रहेंगे तब तक सेल नॉर्मल फंक्शन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और यही रीज़न है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को क्या बोला जाता है, इंटरनल इन्वायरमेंट, मोस्ट कॉमनली बोला जाता है इंटरनल इन्वायरमेंट। अभी जो हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सारे कंस्टिट्यूएंट्स देखे हैं, ये सारे के सारे क्या होता है, वो अपने नॉर्मल रेंज से डेविएट होने की कोशिश करता है। अपने नॉर्मल रेंज से डेविएट होने की कोशिश करना मतलब सारे, देखिए सारे कंस्टिट्यूएंट्स का नॉर्मल रेंज है, या तो कंस्टिट्यूएंट्स अपने नॉर्मल लोअर लिमिट से कम होना या फिर अपर लिमिट से ज़्यादा होना, उसको क्या बोलेंगे हम, डेविएशन। तो ये सारे कंस्टिट्यूएंट्स अपने नॉर्मल लेंथ से क्या करने की कोशिश कर रहा है, डेविएट होने की कोशिश कर रहा है। क्यों करता है, क्योंकि जो हमारा टिश्यू के अंदर और जो सेल प्रेजेंट होते हैं, ये जो टिश्यू सेल्स है जिसको एक्चुअली ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड सराउंड करते हैं, है ना, ये टिश्यू सेल क्या करता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कंटिन्यूसली वांटेड सब्सटेंस को यूज करता रहता है और अनवांटेड सब्सटेंस बना के फिर से वापस इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सेक्रेट करता रहता है, जिसके कारण से वांटेड सब्सटेंस की लेवल कम होने की कोशिश करेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और अनवांटेड सब्सटेंस की लेवल बढ़ने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जो टिश्यू सेल है ऑक्सीजन को कंटिन्यूसली यूज करने ऑब्जर्व करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते हैं, इसको अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज करते हैं और करने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट को बनाते हैं और बना के क्या करते हैं, इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऐड करते रहते हैं। अगर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। अगर इस केस में जिस रेट से टिश्यू सेल इन सारे कंस्टिट्यूएंट्स को यूज़ कर रहा है और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट को फॉर्म करके सेक्रेट कर रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, उसी रेट से इन सारे वांटेड सब्सटेंस को की सप्लाई इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ना हो और सेम रेट से वेस्ट प्रोडक्ट को इंटरस्टिशियल फ्लूइड से रिमूव ना किया जाए, तो क्या होगा, वांटेड सब्सटेंस की जितना भी लेवल है वो कम हो जाएगा और अनवांटेड सब्सटेंस की लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ह्यूमन बॉडी में ऐसा, हेल्दी ह्यूमन बॉडी में ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि हेल्दी ह्यूमन बॉडी में हेल्दी ह्यूमन बॉडी की जितना भी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सारे के सारे कंटिन्यूसली काम करता रहता है ह्यूमन बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने में। अगर हम यहाँ बात करें इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंस्टिट्यूएंट्स को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करने की, तो ह्यूमन बॉडी की बहुत सारा ऑर्गन कंटिन्यूसली काम करता रहता है ताकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ह्यूमन बॉडी में, उसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट्स है वो अपने नॉर्मल रेंज में मेंटेन रहे। तो ये कौन कौन सा ऑर्गन है, बहुत सारे के सारे ऑर्गन है, लेकिन उसमें से कुछ का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे वांटेड सब्सटेंस को लंग, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटिन्यूसली इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऐड करता रहता है और अनवांटेड सब्सटेंस को लंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर ये क्या करता है, यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड या अदर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से रिमूव करता रहता है। ठीक है, तो कैसे करता है, तो देखो ये सारे वांटेड सब्सटेंस, ये सारे ऑर्गन क्या करता है, सबसे पहले जितना भी वांटेड सब्सटेंस है उसको ब्लड में ऐड करेगा। ब्लड के थ्रू क्या होगा, ये सारे वांटेड सब्सटेंस कहाँ पहुँचेंगे, ब्लड वेसल्स की जो सबसे माइन्यूट ब्लड वेसल्स होते हैं जिसको कैपिलरी बोलते हैं, वो कैपिलरी तक आएगा। और कैपिलरी कहाँ लाइज करता है, टिश्यू जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वहाँ उसकी क्लोज लाइज करता है। तो जैसे ही ब्लड कैपिलरी पे आया तो कैपिलरी से में से क्या हुआ, प्लाज्मा के साथ साथ यहाँ से न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सारे के सारे क्या हुए, हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऐड हो गया। और ऐड होने के बाद यहाँ से अनवांटेड सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ मूव हुए, यहाँ पे फिर से कैपिलरी में एंट्री किया। उसके साथ साथ यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी एंट्री करता है कैपिलरी में और वहाँ से क्या होता है, थ्रू वेनस सिस्टम वापस इन सारे ऑर्गन के पास जाता है और फाइनली ये सारे ऑर्गन्स इस ब्लड से क्या करता है, अनवांटेड सब्सटेंस को ह्यूमन बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो जिसके कारण से यहाँ पे वांटेड सब्सटेंस की कंटिन्यूसली यूज हो रहा है इस टिश्यू सेल के द्वारा और सेम रेट से, जिस रेट से इन सारे वांटेड सब्सटेंस की ऐड हो रहा है, यूज हो रहा है, सेम रेट से ये सारे ऑर्गन सेम रेट से वांटेड सब्सटेंस को इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऐड कर रहा है, जिसके कारण से वांटेड सब्सटेंस की लेवल कभी भी कम नहीं होता है। अब जिस रेट से यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, उसी रेट से क्या होता है, ये सारे ऑर्गन वेस्ट प्रोडक्ट को ह्यूमन बॉडी से बाहर निकलता रहता है ताकि वेस्ट प्रोडक्ट का लेवल अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा ना हो और अपने नॉर्मल रेंज में मेंटेन रहे। अब देखिए, अगर हम बात करें रेट ऑफ यूटिलाइजेशन, किस रेट से टिश्यू सेल इन सारे
कंस्टिट्यूएंस एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंस्टिट्यूएंस को या फिर बोल सकते हो वांटेड सब्सटेंस को यूज़ करेगा और किस रेट से वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म करके यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सेक्रेट करेगा, वो डिपेंड करता है ह्यूमन बॉडी की कंडीशन के ऊपर। अगर ह्यूमन बॉडी एक्सरसाइजिंग कंडीशन में है तो क्या होगा, ये सारे के सारे जो टिश्यू सेल है हाई रेट से इन सारे वांटेड सब्सटेंस को यूज़ करेगा और हाई रेट से वेस्ट प्रोडक्ट बना के इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऐड करेगा। और उस टाइम इन सारे ऑर्गन को हाई रेट से फंक्शंस करके वांटेड सब्सटेंस को यहाँ ऐड करना पड़ेगा और हाई रेट से इस वेस्ट प्रोडक्ट को इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर अदर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट्स या अदर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में इसका जो कंस्टिट्यूएंट है वो अपने नॉर्मल रेंज में रहे। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में है तो उस टाइम में क्या होगा, जो टिश्यू सेल है वो लेस रेट से वांटेड सब्सटेंस को यूज़ करेगा और लेस रेट से क्या करेगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट को फॉर्म करके यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऐड करेगा। उस टाइम इन सारे ऑर्गन को कितना काम करना पड़ेगा, कम काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको कम रेट से क्या करना है, वांटेड सब्सटेंस को यहाँ पे सप्लाई करना है और कम रेट से यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है। तो रेस्टिंग कंडीशन में इन सारे ऑर्गन को कम काम करना पड़ेगा। मतलब क्या कि ये सारे ऑर्गन जो ह्यूमन बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं, उसकी जो रेट ऑफ फंक्शन है वो ह्यूमन बॉडी की कंडीशंस के हिसाब से वेरी करता रहता है। कभी इस ऑर्गन को ज़्यादा काम करना पड़ता है, कभी कम काम करना पड़ता है। तो इस सारे ऑर्गन की जो फंक्शंस रेट ऑफ फंक्शन है उसको एक्चुअली रेगुलेट कौन करता है, तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे रेगुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और ये सारे रेगुलेटरी सिस्टम कंटिन्यूसली काम करके क्या करते हैं, इन सारे ऑर्गन की रेट ऑफ फंक्शंस को ह्यूमन बॉडी की कंडीशन के हिसाब से रेगुलेट करता रहता है।